All right, students. So let's start our lecture. Good afternoon to everyone. So today we will start with Unit 1, that is Introduction to E-commerce. Again, I repeat, from today we will start with Unit 1, that is Introduction to E-commerce. All right. Before moving to what is e-commerce and the things related to the e-commerce, first of all, we need to know that what is the meaning of e and commerce. हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या फिर ई कॉमर्स में ई का मीनिंग क्या है और कॉमर्स का मीनिंग क्या है. सो अगर हम ई कॉमर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज ई एंड कॉमर्स, तो ई का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक. इट मीन्स कि जहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं या फिर ऐसे गैजेट्स का यूज करते हैं, राइट, कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें कम्स इन दिस टर्म दैट इज ई, राइट. एंड व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स तो आपको पता ही है कि अगर हम मॉनेटरी एक्सचेंज करते हैं, राइट, इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज गिव एंड टेक. ट्रांजैक्शन का मीनिंग तो यही होता है, दैट इज गिव एंड टेक, राइट. एंड विद इन दैट गिव एंड टेक अगर हम मॉनेटरी एक्सचेंज करते हैं, दैट इज हमारा ट्रांजैक्शन ऐसा होता है कि जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व होते हैं, राइट, देन दैट इज नोन एज कॉमर्स, राइट. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ई एंड कॉमर्स. नाउ व्हाट इज बिजनेस? अगर हम बिजनेस की बात करें तो हमें पता है कि बिजनेस के अंदर तो हम चीजें एक्सचेंज कर सकते हैं, दैट इज हम अगर उसको पॉलिश्ड टर्म्स में बात करें, देन वी कैन से इट इज इन्वॉल्व. बिजनेस के अंदर कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है? दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, राइट. नाउ विद इन बिजनेस हमें पता है कि जब भी कोई बंदा बाई करता है तो ऑब्वियसली दूसरा बंदा सेल करता होगा, देन ओनली दैट बिजनेस वर्क्स. सो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी गुड्स है वो एक पर्सन के हैंड से दूसरे पर्सन के हैंड में जाता है. That's why it is specified over here that buying and selling of goods in which goods are shifted from one hand to another or from one place to another. Because हमें पता है कि अगर हम कोई चीज सेल करते हैं तो हमारे शॉप पे से जो भी कस्टमर होगा कि जो बाई कर रहा है उसके घर पे जाएगा या फिर उसके ऑफिस पे जाएगा, जो भी गुड्स है वो, राइट. सो दिस इज द थिंग कि हम बिजनेस को इस हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ थिंग्स होती है, दैट इज चीजें एक्सचेंज होती है. और अगर हम उसे पॉलिश्ड वे में बात करें तो देन इट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, कि जिसके अंदर गुड्स एक हैंड से दूसरे हैंड में शिफ्ट होता है या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर शिफ्ट होता है, राइट. सो जनरल अगर हम टर्म डिस्कस करें, दैट इज बिजनेस को हम जनरल टर्म्स में डिस्कस करें, देन वी कैन से the transaction for products and services with respect to money और in context of money और revenue. हम बिजनेस क्यों करते हैं? ऑब्वियसली हमें रेवेन्यू जनरेट करना है, हमें मनी चाहिए, इसीलिए हम बिजनेस करते हैं, राइट. सो ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसके अंदर प्रोडक्ट्स भी इन्वॉल्व हो सकती है और सर्विसेज भी इन्वॉल्व हो सकती है, एंड उसके अंदर मनी भी इन्वॉल्व होता है ताकि रेवेन्यू जनरेट कर सके. So that is known as business, right? Now we know कि हम कोई भी business की बात करें, then there are two parties involved within the business, that is one is buyer and another is seller. Buyer मतलब ऐसा बंदा कि जिसके पास मनी है और उसे प्रोडक्ट या फिर सर्विस चाहिए, और सेलर मतलब ऐसा बंदा, ऐसा पर्सन कि जिसको अपने पास कोई भी गुड्स है या फिर प्रोडक्ट है उसे सेल करना है, उसे प्रोवाइड करना है या फिर उसे सर्विसेज देनी है. और ऐसी सर्विसेज वो देंगे कि जिसके अंदर जो भी बायर है उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होगी. बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम कोई भी XYZ सेल प्रोडक्ट सेल करने बैठ जाएंगे तो ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं होगा, कोई भी बंदा आके हमारी प्रोडक्ट बाई नहीं करेगा. हमें कंज्यूमर कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के ये सारी चीजें करनी होती है, राइट. सो वी कैन से कि बायर मतलब ऐसा बंदा कि जिसके पास मनी है, राइट, और उसे क्या चाहिए? प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज चाहिए. और सेलर मतलब ऐसा पर्सन कि जो ये प्रोडक्ट गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बायर, और उसके अंदर ऑब्वियसली मॉनेटरी एक्सचेंज भी होगा,
राइट। नाउ अगर हम नॉर्मल कॉमर्स की बात करें, हम ई कॉमर्स की बात नहीं करते हैं, तो उसके अंदर कितने मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व होंगे, ताकि जो कंपनी वो प्रोडक्ट बनाती है वहां से लेकर कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचती है, तो उसमें बीच में कितने पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर उसमें इन्वॉल्व होगा, राइट। सेकेंड, मैन्युफैक्चरर से वो जो प्रोडक्ट होती है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाती है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलर्स को वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, एंड आफ्टर दैट कंज्यूमर या फिर हम कस्टमर भी कह सकते हैं, वो किसके पास परचेस करते हैं, रिटेलर के पास वो परचेस करते हैं। सो दिस इज हाउ कि कैसे मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर तक सारी प्रोडक्ट्स जाती है। नाउ द थिंग इज दैट, ये तो हमने बात की ट्रेडिशनल कॉमर्स की, कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन्वॉल्व नहीं है, राइट, दैट इज वहां पे ई कॉमर्स नहीं होता है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, एमआरपी लिखा होता है, दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखी होती है, कि ज्यादा से ज्यादा कोई भी पर्सन इतनी प्राइस पे ये प्रोडक्ट बेच सकता है। सो व्हाट डू यू थिंक, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर वो प्राइस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देता, डिस्ट्रीब्यूटर भी वो प्राइस के ऊपर रिटेलर को नहीं देता, लेकिन रिटेलर वो प्राइस के ऊपर कस्टमर को दे सकता है। मैन्युफैक्चरर जो प्राइस के ऊपर देता है वो कम होती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर का बीच में कमीशन आता है, उसके बाद रिटेलर का बीच में कमीशन आता है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट होती है वो कस्टमर के पास पहुंचती है। नाउ व्हाट विल बी द सिनेरियो, अगर हमें बीच में से ये डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर ये दोनों चीजें निकालनी है, तो हमें हमारे ट्रेडिशनल कॉमर्स से नेविगेट करना पड़ेगा ई कॉमर्स के ऊपर, ताकि मैन्युफैक्चरर से जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली कस्टमर के पास पहुंच सके। और हमें पता है कि अगर बीच में से डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन निकल जाएगा, रिटेलर का कमीशन निकल जाएगा, तो ऑब्वियसली जो भी प्राइस होगी वो कम हो जाएगी, राइट। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें कंसिडर करना है कि अगर हम ट्रेडिशनल कॉमर्स यूज करते हैं तो क्या सिचुएशन होती है, और इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम ई कॉमर्स यूज करेंगे तो क्या सिचुएशन होगी, राइट। Now the first topic within your syllabus is that is 1.1, what is e-commerce. Again, I repeat, the first topic within your syllabus is 1.1, that is what is e-commerce, right? अगर हम e-commerce को define करें तो उसके अंदर हम ये definition को different parts के अंदर divide कर सकते हैं। First, it is a modern business methodology. ऑब्वियसली ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और वो सारी चीजें यूज नहीं करते थे, लेकिन अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो इट इज अ मॉडर्न बिजनेस मेथडोलॉजी है, इट इज अ मॉडर्न टेक्निक, इट इज अ मॉडर्न मेथडोलॉजी कि जिसका यूज करके हम बिजनेस करेंगे। वो किसके ऊपर फोकस करेगा, वो किसको एड्रेस करेगा, ऑब्वियसली ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के ऊपर एड्रेस करेगा, मतलब फोकस करेगा, मर्चेंट की नीड्स के ऊपर एड्रेस करेगा, एंड अलोंग विद दैट कंज्यूमर की नीड के ऊपर भी वो एड्रेस करेगा, मतलब उसे ध्यान में रखेगा। That's why we can see that e-commerce is a modern business methodology that addresses the needs of organizations, merchants and consumer. अब ये क्या करना है, ये नीड्स क्या है, देन द नीड इज टू कट द कॉस्ट, हमें कॉस्ट कट करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या इम्प्रूव करना है, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमें इम्प्रूव करनी है, एंड अलोंग विद दैट हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी स्पीड भी हमें इंक्रीज करनी है, राइट। सो ये नीड्स बनती है कि पहली चीज हमें कॉस्ट कट करनी है, कॉस्ट कट करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों तरफ बेनिफिट होगा, बिकॉज अगर हम कम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो हमारे कंज्यूमर कस्टमर्स बढ़ेंगे, कस्टमर को भी बेनिफिट होगा। सो यहाँ पे नीड क्या है, यहाँ पे नीड ये है कि हमें कॉस्ट को कट करना है, लेकिन कॉस्ट को कट करने के साथ साथ हमें क्वालिटी डिक्रीज नहीं करनी है, हमें क्वालिटी इम्प्रूव करनी है। किसकी क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और उसके साथ साथ हम जो सर्विस डिलीवरी करते हैं, मतलब हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसकी स्पीड भी हमें इंक्रीज करनी है,
राइट। सो इस हिसाब से अगर हम ई कॉमर्स की डेफिनेशन को देखेंगे देन वी विल एबल टू इजीली रिप्रेजेंट दैट व्हाट इज ई कॉमर्स। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि ई कॉमर्स इज अ मॉडर्न बिजनेस methodology that addresses the needs of organizations, merchants and consumers to cut the cost while improving the quality of goods and services, and along with that increasing the speed of service delivery, right? सो इस हिसाब से आप ई कॉमर्स की डेफिनेशन को पार्ट्स में डिवाइड करके ई कॉमर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो हमें पता है कि अगर हम ई कॉमर्स की बात करते हैं इट मीन्स कि हम जो भी कॉमर्स करना चाहते हैं, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, वो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज करके हम करेंगे। सो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज करके कोई भी बिजनेस करेंगे सो वहां पे जियोग्राफिकल लिमिटेशन तो आएगा ही नहीं, स्पेस का लिमिटेशन भी नहीं आएगा, और हम अच्छी तरह से हमारा बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं। आप एक एज्यूम करो कि अगर आप ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करते हो, आपकी एक शॉप है, राइट, फॉर एग्जांपल एबीसी एरिया में आपकी एक शॉप है, तो ऑब्वियसली वो शॉप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स कहाँ से आएंगे? वो एबीसी एरिया के सराउंडिंग जितने भी एरियाज है वहां से ही आपकी शॉप के ऊपर कस्टमर आएंगे। लेकिन अगर आप वही चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर कन्वर्ट कर दोगे, एंड यू नो कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात करते हैं मतलब ऐसा बिजनेस के जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन्वॉल्व है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन्वॉल्व है, इंटरनेट इन्वॉल्व है, नेटवर्क इन्वॉल्व है, राइट, ऑब्वियसली उसके अंदर हमारे पास ऐसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन भी चाहिए होगी कि जिसका यूज करके कंज्यूमर या फिर कस्टमर हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी सर्विसेज है उसको रिफर कर सके। और हमें ये भी पता है कि अगर हम ऐसी कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वो हम एक बार सर्वर के ऊपर होस्ट कर देंगे, देन एनी पर्सन सिटिंग इन द एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है। मतलब इंडिया से बाहर बैठा बंदा भी हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन का यूज करके हमारे बिजनेस का कस्टमर बन सकता है। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स करेंगे तो वो हमें ऐसे बिजनेस करने में हेल्प करेगा कि जिसके अंदर कोई भी जियोग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है। हमें फिजिकल शॉप बनाने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारी शॉप क्या है? वो ई कॉमर्स एप्लीकेशन, दैट इज अवर शॉप, राइट। सो कोई भी स्पेस इतनी नहीं चाहिए होगी हमें। ऑब्वियसली हमारे पास वेयर हाउस होना चाहिए कि जिसके अंदर हम प्रोडक्ट स्टोर कर सकते हैं, हमारे गुड्स स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्लिसिटली जैसे ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर शॉप की जरूरत है, उसका अच्छा एम्बियंस बनाना पड़ेगा, राइट, सेल्स पर्सन चाहिए होंगे, ये सारी चीजों की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। एंड अलॉन्ग विद दैट जैसे ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर अगर कोई एरिया के अंदर आपकी शॉप है तो उसके सराउंडिंग जो एरिया है वो ही कंज्यूमर आपके बनेंगे। लेकिन अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो हम हमारा बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड हम एक्सपांड कर सकते हैं, राइट। So we can say that e-commerce can be defined as business activities. Business activities तो दो ही होती है, that is buying and selling, conducted using electronic data transmission via internet and www, and www का full form क्या है? That is world wide web, राइट। मतलब अगर हम सिंपल टर्म्स में ई कॉमर्स को डिफाइन करें, राइट, तो ऑब्वियसली हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब उस हिसाब से हम बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्ट करेंगे, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम कंडक्ट करेंगे कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसमिशन इन्वॉल्व है, राइट, और उसके लिए हमें इंटरनेट और www की जरूरत पड़ेगी, राइट। लेकिन जब भी हम ये ई कॉमर्स की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वहां पे कोई भी पीपल के साथ आप बात करो ना तो वो ऐसा ही सोचेगा कि उसके अंदर सिर्फ B2C ट्रांजेक्शन्स होते हैं, दैट इज बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजेक्शन्स ही उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ताकि एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, राइट, वो ई कॉमर्स एप्लीकेशन को कोई भी कस्टमर आके एक्सेस करेगा, उसके ऊपर से बाई करेगा एंड द बिजनेस विल बी कंप्लीटेड। बट ये थिंकिंग गलत है, राइट। हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन का यूज करके B2B ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, राइट, ताकि हम लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर सके, राइट।
सो दिस इज हाउ कि हमें ई कॉमर्स को कैसे सोचना है, उसे उसके बारे में हम कैसे किस हिसाब से सोचेंगे उसके ऊपर से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम ई कॉमर्स का कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया में हम बेनिफिट ले सकते हैं। सो वी कैन से कि ई कॉमर्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे जो करंट बिजनेस है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है, उसे पूरा री इंजीनियर कर सकते हैं, पूरा फिर से डिफाइन कर सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं, ताकि हम हमारा बिजनेस एक्सपांड कर सके और हमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप ई कॉमर्स की बात करो तो ई कॉमर्स के अंदर ऑब्वियसली ट्रेडिशनल शॉप तो है ही नहीं, दैट इज फिजिकल शॉप तो है ही नहीं, वहाँ पे ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ पोर्टल, दैट इज इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट। तो उसके अंदर अगर मुझे कोई भी काम करना है तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग का ही यूज करना पड़ेगा। मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इन ई कॉमर्स विल बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे देन इट विल बी द की बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ई कॉमर्स, बिकॉज वहाँ पे हमें हमारे बिजनेस के अंदर कोई भी प्रोसेस करने के लिए, बिजनेस प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, ऑपरेशनल टर्म्स में लाने के लिए वहाँ पे पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीन्स वी कैन से बाय रिड्यूसिंग पेपर वर्क एंड इंक्रीजिंग ऑटोमेशन। आपने बहुत सारी पोर्टल्स देखी है कि जिसके अंदर जो भी पीपल होते हैं वो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, राइट। ये सबसे ज्यादा बूम कब हुआ है, या लॉकडाउन में ये बिजनेस ज्यादा बूम हुआ है, राइट। कि जो भी हमें चीज चाहिए हम ऑनलाइन जाते हैं और वहां से हम परचेस कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे दो चीज इन्वॉल्व है, हमें पर्टिकुलर वो फिजिकल शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है, एंड अलॉन्ग विद दैट हमें ऑनलाइन इतने सारे ऑफर्स मिलते हैं, इतनी अच्छी अच्छी डील्स मिलती है कि वो चीज हमें फिजिकल शॉप के ऊपर नहीं मिलती, राइट। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बिजनेस की बात करो, ई कॉमर्स की बात करो, तो उसके अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन रखी जाती है, और अगर हम कोई भी चीज ट्रांसफर करते हैं इट इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग, राइट। हम डायरेक्टली किसी कोई भी फिजिकल शॉप के ऊपर नहीं जाते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से कि इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग टेक्नोलॉजीज आर द की बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ई कॉमर्स, बिकॉज वो क्या करता है, पेपर वर्क रिड्यूस करता है, एंड अलॉन्ग विद दैट वो ऑटोमेशन भी इंक्रीज करता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज 1.1 व्हाट इज ई कॉमर्स, राइट। अगर आपको एग्जाम में पूछे, राइट, तो आपको ये जो फर्स्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताई, दैट इज ई कॉमर्स इज अ मॉडर्न बिजनेस मेथोडोलॉजी that addresses the needs of organization, merchant and customers to cut the cost while improving the quality of goods and services and increasing the speed of service delivery। ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है ये आपको एग्जाम में लिखनी है, right? All right. Now let's move on to another topic, that is topic 1.2, aims of e-commerce, right? अगर हम ये टॉपिक को कोई और perspective से देखें, then we can also say goals of e-commerce, objectives of e-commerce, aims of e-commerce। मतलब हम e-commerce, हम ट्रेडिशनल कॉमर्स से ई-कॉमर्स के ऊपर क्यों मूव करना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ई-कॉमर्स क्यों यूज करना चाहते हैं, वो पॉइंट्स हमें ये टॉपिक के अंदर डिस्कस करने हैं, राइट। सो द फर्स्ट एम ऑफ ई कॉमर्स, या फिर वी कैन से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स, या फिर फर्स्ट गोल ऑफ ई कॉमर्स इज टू रिड्यूस कॉस्ट। अब हम यहाँ पे कौन से कॉस्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज टू रिड्यूस मैनेजमेंट कॉस्ट। अगर हम कोई भी बिजनेस की बात करें, राइट, तो बिजनेस के अंदर सारी मैनेजमेंट यही प्लानिंग करती है कि कैसे हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, लेकिन अलोंग विद दैट वो ऐसा भी सोचते हैं कि हमारा रेवेन्यू बेटर होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम ये सेंटेंस को देखेंगे ना तो हमें ऐसा लगेगा कि पूरा कॉन्ट्राडिक है, राइट। लेकिन अगर हम जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं उसकी कॉस्ट अगर हम रिड्यूस करेंगे तो हम अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, एंड इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स। कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया,
राइट कि अगर हम कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है स्टूडेंट्स। हमें सेल्स पर्सन रखने पड़ते हैं, हमें हमारी ट्रेडिशनल शॉप का एडवर्टाइजमेंट करना होता है, राइट। हमारे पास वो शॉप होनी चाहिए एक्चुअली, राइट। मीन्स देर आर मैनी डिफरेंट थिंग्स, मैनी डिफरेंट कॉस्ट विच इज इन्वॉल्व इन ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन अगर हम वही चीज ई कॉमर्स के हिसाब से सोचे, तो अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें, देन वी कैन मूव ऑन टू डिजिटल मार्केटिंग। वो भी बहुत बूम हो रहा है नाउअडेज, राइट। अगर हम जो फिजिकल मार्केटिंग है उसके अलावा अगर हम वो रिप्लेस कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग से, राइट, देन इट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट। बिकॉज हम मार्केटिंग क्यों करते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं? हम कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को हमारे बिजनेस के बारे में बताने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। लेकिन अगर हम फिजिकल मार्केटिंग से हम मूव कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, तो जो भी कस्टमर्स हमारे बिजनेस के साथ अटैच होंगे, इट विल बी, वी कैन से, फ्री ऑफ कॉस्ट। बिकॉज हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करते हैं हमारे बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, राइट। दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल कि हम कॉस्ट को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ई कॉमर्स के अंदर कैसे रिड्यूस होगा? देन दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल कि अगर हम मार्केटिंग से मूव करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, देन यू नो दैट सोशल मीडिया इज टोटली फ्री, नो डाउट। अगर हमें प्रोफेशनल मार्केटिंग करना है तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर सोशल मीडिया को पे करना पड़ेगा, लेकिन वो जो पेमेंट है ना स्टूडेंट्स, वो भी इतना महंगा नहीं होता है, राइट। सो वी कैन से कि अगर हम ई कॉमर्स का यूज करेंगे तो दिस इज द वन वे कि हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो हम हमारी कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, राइट, एंड वी कैन अट्रैक्ट many customers to our business. Another is lower product cycle time. Now what is this cycle time? साइकिल टाइम मतलब ऐसा टाइम कि जो पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगता है। अब ये प्रोसेस क्या है? प्रोसेस के अंदर हमें परचेज ऑर्डर प्रोसेस की बात करनी है कि जिसके अंदर परचेज ऑर्डर टू इनवॉइस तक पूरी प्रोसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा सोच लो कि आप मैन्युफैक्चरर हो, राइट। आपके पास एक जो बंदा है उसने ऑर्डर दिया है कि उसे 1000 पीस ऑफ XYZ प्रोडक्ट चाहिए, तो उसने आपको परचेज ऑर्डर दिया कि मुझे 1000 पीस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए। तो आप उसे मैन्युफैक्चर करोगे, उसके बाद उसको पैकेजिंग करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसके बाद वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसके पास पहुंचेगा? वो जो बायर है उसके पास वो पहुंच जाएगा। बट अगर हम ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें तो ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर क्या होगा? पूरा पेपर वर्क होगा, राइट। फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट पूरा सारे पेपर्स ट्रैवल करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के बीच में वो पेपर गुम भी हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ई कॉमर्स की बात करें तो वो जो पर्टिकुलर पर्सन है, जो बायर है, उसे वो ऑर्डर कैसे देना है? ऑब्वियसली वो ऑर्डर ऑनलाइन देना है, राइट। इसका मतलब क्या होगा? ई कॉमर्स के अंदर ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस होगा, राइट। और उसके साथ साथ जो पूरी प्रोसेस है बिटवीन द सप्लायर, इंटरमीडिएटरीज एंड कंज्यूमर, दैट इज कस्टमर, वो पूरा टाइम रिड्यूस हो जाएगा, वो साइकिल टाइम रिड्यूस हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर को ऑर्डर कहाँ पे प्लेस करना है? सप्लायर की वेबसाइट के ऊपर प्लेस करना है। वी आर जस्ट द इंटरमीडिएटरीज। अगर हमारे पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, राइट, तो हम डायरेक्टली सप्लायर की वेबसाइट के ऊपर वो कस्टमर को नेविगेट करवा सकते हैं और वहां से वो पर्टिकुलर पर्सन वो बाई कर सकता है, राइट। दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एग्जाम्पल कि कैसे हम हमारी जो साइकिल टाइम है, दैट इज प्रोडक्ट साइकिल टाइम है, उसको कैसे लोअर, दैट इज कम कर सकते हैं, राइट। ऑलराइट, अनदर एम ऑफ ई कॉमर्स इज फास्टर कस्टमर रिस्पॉन्स। ऑब्वियसली अगर हम कोई भी पर्सन को फास्टर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो नेक्स्ट टाइम हमारे पास ही आएगा, दैट इज द गारंटी। लेकिन उसके साथ साथ हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं है कि फास्टर सर्विस प्रोवाइड कर दी तो कोई भी प्रोडक्ट हम डिलीवर कर देंगे। नो नो नो, हमें अच्छी क्वालिटी के साथ साथ फास्टर सर्विस प्रोवाइड करनी है। हमें पता है कि नाउअडेज इतने ई कॉमर्स बिजनेसेस मार्केट के अंदर आ रहे हैं, अगर हमें ये ई कॉमर्स मार्केट के अंदर सरवाइव करना है,
राइट। तो हमें फोकस करना पड़ेगा कस्टमर के ऊपर। बिकॉज आप सोचो, कस्टमर कहाँ से सारी चीजें सर्च करते हैं? गूगल से सर्च करते हैं। और गूगल जो सर्च इंजिन है उसके पास भी बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गोरिदम्स है कि किस हिसाब से वो सारी लिंक्स को प्रोसेस करता है। जो लिंक के ऊपर मतलब ज्यादा क्लिक हुए हैं उसको रैंक दिया जाता है और उसके हिसाब से वो सारी लिंक्स गूगल सर्च इंजिन के अंदर डिस्प्ले होती है। नाउ इफ वी कंसिडर, अगर आप कोई चीज सर्च करते हो तो ऑब्वियसली आप फर्स्ट लिंक के ऊपर ही क्लिक करोगे। अगर फर्स्ट लिंक के ऊपर वो पर्टिकुलर थिंग आपको नहीं मिलती है तो आप सेकंड लिंक के ऊपर क्लिक करोगे। और अगर आपको सेकंड लिंक के ऊपर वो पर्टिकुलर चीज नहीं मिलती है तो आप थर्ड लिंक के ऊपर क्लिक करोगे। एंड इट इज गारंटी कि थर्ड लिंक के ऊपर वो चीज आपको मिल ही जाएगी, बिकॉज गूगल सर्च इंजिन के अंदर भी ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं कि आप जो सर्च करते हो उसी के हिसाब से वो पेजेस आपको डिस्प्ले करता है। हम बाकी जो सारी लिंक्स है मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसे अवॉइड कर देते हैं और हम नेक्स्ट पेज तक तो जाते भी नहीं हैं। इट मीन्स वी कैन से ई कॉमर्स मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपटीशन है। और अगर हमें ई कॉमर्स मार्केट के अंदर सरवाइव करना है, अगर हमें क्राउड से थोड़ा हटके दिखना है, तो हमें कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ फास्टर कस्टमर रिस्पॉन्स। कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, राइट। अगर हम कस्टमर को सर्विस अच्छी प्रोवाइड करते हैं ना, अलॉन्ग विद दैट हमने जो प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड की है, राइट, या फिर हम जो मीडियम यूज करते हैं कि जिसके थ्रू हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज अवर पोर्टल या फिर वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन, दैट इज अवर ऑनलाइन स्टोर, कि जिसके ऊपर कस्टमर विजिट करते हैं, राइट। वो पूरा जो हम डिजाइन करते हैं, वो पूरा जो हम डेवलप करते हैं, वो भी हमें उस हिसाब से डेवलप करना है कि कस्टमर को ज्यादा चीजें सर्च करने की जरूरत ना पड़े। अगर हम लिंक के ऊपर लिंक के ऊपर लिंक प्रोवाइड करते जाएंगे कस्टमर को, तो ऑब्वियसली कस्टमर हमारी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं टिकेगा। तो हमें यहाँ पे ये चीज कंसीडर करनी है कि अगर हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, कस्टमर को एंगेज करना है, तो हमें वहाँ पे जो रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। जो भी कस्टमर सर्च कर रहा है, जो भी क्वेरी फायर करता है, उसका रिस्पॉन्स भी हमें तुरंत देना चाहिए। अगर हम ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे, देन वी कैन से दैट वी आर प्रोवाइडिंग फास्टर कस्टमर रिस्पॉन्स। और ऑब्वियसली कस्टमर की टेंडेंसी होती है कि जो भी बिजनेस या फिर जो भी कंपनी उसे अच्छा रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगी, वो खुद दूसरे पीपल को वो रेकमेंड करेगा, राइट। तो हमारा मार्केटिंग तो फ्री में हो जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो वन बेनिफिट कि अगर हम अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं कस्टमर को तो हमें मार्केटिंग के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, राइट। ऑलराइट। नाउ अनदर इज इम्प्रूव्ड सर्विस क्वालिटी। ये तो ई कॉमर्स की डेफिनेशन के अंदर ही लिखा है कि हमें जो भी सर्विस प्रोवाइड करनी है वो उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होनी चाहिए। दो अवर स्टोर इज ऑनलाइन, दो वी आर यूजिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, लेकिन अगर हम कॉस्ट रिड्यूस करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमारी जो भी सर्विस की क्वालिटी है या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसे रिड्यूस करनी है। नो, अगर हम क्वालिटी भी रिड्यूस कर देंगे और उसके साथ साथ कॉस्ट रिड्यूस करेंगे, स्टूडेंट आई गिव यू गारंटी कोई बंदा हमारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन का यूज करके बाई नहीं करेगा। नो डाउट, एक बार वो बाई कर लेगा, उसे पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट के ऊपर से या फिर ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर से उसे अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही है, तो नेक्स्ट टाइम वो आपकी ई कॉमर्स एप्लीकेशन को यूज नहीं करेगा, राइट। तो दो हमें हमारा रेवेन्यू एनहांस करना है, दो हमें हमारा रेवेन्यू बढ़ाना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी सोचना है कि हमें जो सर्विस की क्वालिटी कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी है वो भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वहां पे कोई भी कस्टमर हमारी क्वालिटी की वजह से जाना नहीं चाहिए, राइट। सो दैट इज ऑल्सो द एम ऑफ ई कॉमर्स कि अगर हम कॉस्ट रिड्यूस करते हैं, अच्छा कस्टमर को रिस्पॉन्स देते हैं, तो अलोंग विद दैट हमें सर्विस की क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी है। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है दैट इज इम्प्रूव। अगर हम वैसे की वैसे सर्विस की क्वालिटी देंगे देन इट इज नॉर्मल थिंग, जितने कस्टमर्स पहले थे उतने के उतने ही रहेंगे। लेकिन अगर हम सब हमारी सर्विस की क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे, राइट, तो हमारे कस्टमर्स भी बढ़ सकते हैं।
अगर हम सर्विस क्वालिटी की बात करें तो हम वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं। हम डिलीवरी टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे हम पहले देखते हैं कि एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम क्या है। अगर एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम के पहले वो प्रोडक्ट हमारे पास पहुंच जाती है, देन वी बिकम वेरी हैप्पी कि ये प्रोडक्ट जल्दी आ गई मेरे पास, राइट। सो दिस इज द वन वे कि हम हमारी सर्विस की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अनदर थिंग, अगर हमें दूसरी सर्विसेज की बात करें कि अगर कस्टमर को कोई क्वेरी है तो हम चैट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, राइट। इनवॉइस क्रिएट करके वहाँ पे दिखाई दे, हम कस्टमर को देंगे। फिर जो भी पूरा स्टेटस है, उन्होंने जो ऑर्डर प्लेस किया है उसका जो पूरा स्टेटस है, दैट इज ऑर्डर प्लेस्ड, ऑर्डर कंफर्म, order packed, order dispatched, order shipped, order delivered, this is the status कि हमारे ऑर्डर का स्टेटस क्या है। अगर हम वो भी हम टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे, देन दैट इज ऑल्सो कि हाउ हम कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को। सो ये भी इफेक्ट करता है कस्टमर के माइंड के ऊपर कि ओके, मैंने जब ये पर्टिकुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर से बाय किया था तो मुझे सारी अपडेट्स अच्छी तरह से मिली थी, मेरी जो क्वेरी थी वो भी अच्छी तरह से चैट का ऑप्शन यूज करके वो सॉल्व हो गई थी, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स कि अगर हम सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करने की बात करते हैं तो उसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें कंसिडर कर सकते हैं, राइट। नाउ डेवलपिंग रिलेवेंट टारगेट, मतलब हम कौन से टाइप के कस्टमर को हम टारगेट करना चाहते हैं। नो डाउट स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब भी कोई भी बंदा गूगल के अंदर सर्च करता है कंप्यूटर, तो उसका मीनिंग ये नहीं होता है कि उसे कंप्यूटर अभी ही चाहिए। ऐसा हो सकता है कि वो नियर फ्यूचर में वो कंप्यूटर परचेस करना चाहता है, या फिर कोई बंदा ऐसा भी होता है कि उसे सर्च करना है कि व्हाट इज कंप्यूटर, लेकिन वो गूगल सर्च के अंदर सिर्फ कंप्यूटर लिखता है। तो ऑब्वियसली वहां पे ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट की लिंक भी लिस्ट आउट होगी कि जो कंप्यूटर सेल करती है, और वो पर्टिकुलर पर्सन की जिसने कंप्यूटर सर्च किया है हमारी लिंक के ऊपर क्लिक करता है, इट डजंट मीन कि उसे वो कंप्यूटर बाय करना है। उसने सिर्फ लिखा था गूगल सर्च के अंदर कि कंप्यूटर, इसीलिए वो चीज उसे मिली। सो इट डजंट मीन कि ये उसके अंदर उसे वो प्रोडक्ट बाय करनी है, राइट। इट मीन्स वी कैन से कि हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर जितना भी ट्रैफिक है, वो सारा ट्रैफिक ऐसा नहीं होता है कि वो सारे पीपल को हमारे बिजनेस के पास से कोई चीज परचेस करनी है, कोई सर्विस लेनी है। नो, इट डिपेंड्स ऑन द थिंग कि वो क्या सर्च करते हैं। इसीलिए हमें रिलेवेंट टारगेट डेवलप करना चाहिए कि हम कैसे पर्सन को टारगेट करना चाहते हैं। नाउ अगेन इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, राइट। अगर हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐसी है कि जो टीनेजर्स को अट्रैक्ट करती है, तो हम वहाँ पे ऐसे जो पीपल है जो टीनेज में नहीं आते हैं उसे क्यों टारगेट करें, राइट। ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर की जो ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है उसके ऊपर से हमें ये पता लग सकता है, राइट। कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है उसके ऊपर से हमें ये पता लग सकता है। कस्टमर की एज, दैट इज डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, इसे क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। अगर हम कस्टमर के डेटा कलेक्ट करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन हम रिलेवेंट कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं, ताकि नो डाउट हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक तो वैसे का वैसा ही रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली हम पर्सन क्या सर्च करता है उसके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन नहीं रख सकते। लेकिन अगर हमारी ऐसी प्रोडक्ट है कि फॉर एग्जांपल कि वो टीनेजर के लिए ही है, तो वहां पे हमारे पास अगर ये डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होंगी तो हम वहां पे ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। ऐसे कस्टमर्स के ऊपर हम ईमेल सेंड कर सकते हैं या फिर कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं, तो उसके ऊपर से हम जो भी रिलेवेंट टारगेट है, रिलेवेंट कस्टमर्स है, उसे भी हम अच्छी तरह से टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हम कब कर सकते हैं, जब हम ट्रैफिक के ऊपर एनालाइज करेंगे तब। और हमें पता है कि अगर हमें कस्टमर के पास से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी भी होती है कि कस्टमर को पता ना चले, वैसे हम वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। वी आर कंप्यूटर फील्ड पीपल, हमें पता होता है कि कैसे हम ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, राइट।
सो दीज आर द डिफरेंट वेज कि हम कैसे रिलेवेंट टारगेट डेवलप कर सकते हैं। नाउ अनदर एम क्या होना चाहिए, हमारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसे रिस्पॉन्सिव बनाना चाहिए, राइट, दैट इज मेकिंग रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स वेबसाइट। नाउ व्हाट इज द थिंग, रिस्पॉन्सिव का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं मेरी वेबसाइट जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, राइट, मैं अपने ये डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर ओपन करती हूँ तो मुझे उस हिसाब से वो वेबसाइट दिखती है। अगर मैं वही वेबसाइट मैं मोबाइल के ऊपर ओपन करती हूँ तो मुझे उस हिसाब से वो दिखेगी। अगर मैं ये जो मेरी ई कॉमर्स एप्लीकेशन है वो वाइट स्क्रीन लैपटॉप के ऊपर यूज करती हूँ तो मुझे उस हिसाब से वो ई कॉमर्स एप्लीकेशन दिखनी चाहिए। दिस इज द थिंग, द टर्म दैट इज रिस्पॉन्सिव, राइट। जिस हिसाब से कस्टमर का गैजेट है, जिस हिसाब से कस्टमर का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उस हिसाब से हमें यहाँ पे हमारी वेबसाइट को डिस्प्ले करना है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो हमें यहाँ पे याद रखना है, बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत बार ऐसा होता है कि हम वेबसाइट तो डेवलप कर लेते हैं, लेकिन जब कोई पर्सन हमारी वेबसाइट को ओपन करता है तो उसे बहुत सारा स्क्रॉलिंग मिलता है, बहुत सारी चीजें स्क्रीन के बाहर चली जाती है, वो देख ही नहीं पाता है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज अगर हम ये सारी चीजें मैनेज करेंगे, राइट, तो हम कह सकते हैं कि हमने जो वेबसाइट डेवलप की है इट इज अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, कि कस्टमर के गैजेट के हिसाब से वो रिस्पॉन्स करती है। एंड ऑब्वियसली हमें ये भी पता है कि ये सारी चीजें कहाँ से आती है, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाते हैं, राइट, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट मतलब अब तो हमें पता है कि कोई भी पर्सन के पास कंप्यूटर ना हो, लैपटॉप ना हो, लेकिन उसके पास मोबाइल तो रहेगा ही, राइट। मतलब हम इस हिसाब से सोच के हम सारी चीजें उसके अंदर डिजाइन कर सकते हैं। गूगल के अंदर भी पता है कि ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर गूगल उस हिसाब से भी रैंकिंग प्रोवाइड करे कि वो मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर यूज करने के लिए वेबसाइट बनाई गई है या फिर सिंपल वेबसाइट है कि जो कंप्यूटर के ऊपर हम ओपन कर सकते हैं। सो मे बी पॉसिबल कि फ्यूचर में गूगल ऐसा भी कर सकता है, राइट। सो दिस इज हाउ, कि हमें कैसे सोचना पड़ेगा अगर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस एक्सपांड हो तो हमें किस हिसाब से सोचना पड़ेगा, कौन कौन सी चीजें हमें वहां पे कंसिडर करनी पड़ेगी ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। एंड द वन aim for that of e-commerce is making responsive e-commerce website, right? Obviously this is the obvious thing कि इंक्रीजिंग सेल्स। अगर हम कोई भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, हमारा पहला टारगेट क्या होता है कि हमें हमारा सेल्स इंक्रीज करना है। बिकॉज अगर हम सेल्स इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग कि कस्टमर ज्यादा बढ़ेंगे हमारे। अगर कस्टमर बढ़ते हैं तो हमारा सेल इंक्रीज होता है। और अगर हम ये ऑब्जेक्टिव या फिर ये एम की बात करें ना स्टूडेंट्स, तो बाकी सारे एम बाय डिफॉल्ट जीरो हो जाते हैं। बिकॉज अगर हमारा सेल इंक्रीज होता है इट मीन्स कि हमारे कस्टमर बढ़े हैं, हमारा रेवेन्यू अच्छा हुआ है, हमारी सर्विस क्वालिटी अच्छी है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, कस्टमर हमारे बिजनेस को लेकर हैप्पी है, हमारी प्रोडक्ट को लेकर हैप्पी है, तभी तो हमारा सेल्स इंक्रीज होगा, राइट। सो दिस इज द वी कैन से दैट मेन एम ऑफ ई कॉमर्स कि हमें टारगेट किसे करना है, हमारे सेल्स को इंक्रीज करने का टारगेट हमारा होना चाहिए, राइट। तो वो टारगेट को अगर हम ध्यान में रखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो बाय डिफॉल्ट दूसरे सारे जो हमारे एम्स है वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर आ जाएंगे। बिकॉज अगर हमें सेल्स इंक्रीज करना है और हमारी सिंपल वेबसाइट है तो हम ऐसा सोचेंगे कि नाउ डेज मोबाइल्स बहुत यूज होते हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं, चलो मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं और वो भी हम गूगल के प्ले स्टोर में रख देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर उसे डाउनलोड करके उसके ऊपर से भी परचेज करे। मीन्स हम डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस करेंगे, मार्केटिंग टेक्निक्स हम डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स हम फॉलो करेंगे। अगर हम ये सारी चीजें हम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा सेल्स इंक्रीज हो जाएगा। So we can say only you can decide is what is perfect for your business and what is not. हमें डिसाइड करना है कि हमारे बिजनेस के लिए कौन सी चीज परफेक्ट है और कौन सी चीज नहीं है। Every business is unique and so is
योर्स। सारे बिजनेस यूनिक होते हैं और हमारा बिजनेस भी यूनिक बनाना है हमें। और अगर हम हमारा बिजनेस यूनिक बनाएंगे, अच्छी तरह से सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, तो ऑब्वियस बात है कि हमारा सेल्स भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द वन थिंग कि हमें जिसे ध्यान में रखना है। Now another aims of e-commerce is increasing the number of loyal customers. Students, customers are different thing and loyal customers are different thing. Obviously हमें पता है कि अगर हम कोई भी बिजनेस की बात करें, then customers are the core thing within each and every business strategies. हम कोई भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हम कस्टमर को ध्यान में रख के ही सारी स्ट्रेटेजीज डिजाइन करते हैं, राइट। हमें ऐसे कस्टमर चाहिए कि जिसके पास टाइम हो, वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे, ताकि हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हम जो प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से वो देखे, राइट। सो हमें लॉयल कस्टमर्स इंक्रीज करने हैं। ऐसे कस्टमर नहीं कि जो सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे हो, कि हमारी वेबसाइट पे आते हैं, सारी इंफॉर्मेशन देखते हैं और फिर चले जाते हैं, परचेस तो कोई करता नहीं है। दे आर नॉट द लॉयल कस्टमर्स, बट ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं। सो हमें किसके ऊपर एम करना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि जो लॉयल कस्टमर्स है, हमें वैसे कस्टमर्स इंक्रीज करने हैं। बिकॉज हम हमारी ई कॉमर्स की पोर्टल ओपन रख देते हैं, दैट इज इट इज अवेलेबल टू ऑल। अगर हम इस हिसाब से रख देंगे तो ऑब्वियसली फ्रॉम द एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, एनी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब, कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट को ओपन करके देख सकता है। लेकिन इट इज नॉट द थिंग कि जो बंदे ने हमारी वेबसाइट को ओपन किया है वो उसके ऊपर से परचेज भी करेगा। नो, दैट इज नॉट द सिनेरियो। लेकिन जो बंदा जेन्यूनली हमारी वेबसाइट के ऊपर से परचेज करता है, वो रेगुलर कस्टमर है हमारी वेबसाइट का, हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन का, देन दैट काइंड ऑफ कस्टमर्स आर नोन एज लॉयल कस्टमर्स, राइट। और ये कैसे होगा, अगर हम कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करते हैं, अगर हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, तो ऑब्वियसली वो कस्टमर दूसरी बार हमारी वेबसाइट के ऊपर से ही परचेज करेगा। बिकॉज आप ही सोचो, अगर आपने एक बार एक वेबसाइट को ओपन किया है, उसके ऊपर पता है कि ओके ये सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो क्यों दूसरी बार गूगल में जाके हम सर्च करेंगे, फिर उसमें से निकालेंगे कि कौन सी वेबसाइट अच्छी है, ब्ला ब्ला ब्ला, क्यों करेंगे? नो, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरा दिन ऑनलाइन बैठे रहे, राइट। सो अगर हम हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन को उस हिसाब से बनाएंगे, जो भी सर्विस है, प्रोडक्ट्स है, वो अच्छी तरह से हम प्रोवाइड करेंगे, तो कस्टमर दूसरी बार भी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर से ही परचेज करेगा, राइट। तो अगर हमें लॉयल कस्टमर्स को इंक्रीज करना है, तो हमें उनको बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो ही नए कस्टमर्स हमारे पास ले आए। बिकॉज हमें पता है कि अगर आपको कोई पूछेगा कि ओके ये ईयरिंग कहाँ से बाई की, तो आप बोलोगे कि ओके मैंने ये ईयरिंग यहाँ से बाई की है। तो और वो बंदे ने क्यों पूछा आपको कि ईयरिंग कहाँ से बाई की, बिकॉज उसे अच्छी लगी, इसीलिए उसने पूछा कि ईयरिंग कहाँ से बाई की। तो ऑब्वियसली वो वही शॉप के ऊपर जाके वो ईयरिंग बाई करने जाएगा। सो दिस इज हाउ कि अगर हमारे लॉयल कस्टमर्स है, हमें उन्हें इंक्रीज करना है, तो हमें उन्हें बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। और वो बेस्ट एक्सपीरियंस के ऊपर से जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, वही हमारे पास नए कस्टमर्स ले आएंगे, राइट। सो दिस इज ऑल्सो द एम ऑफ ई कॉमर्स की जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द एम्स ऑफ ई कॉमर्स की जो हमने डिस्कस किया, राइट। सो फर्स्ट वॉज रिड्यूस कॉस्ट, हमें मैनेजमेंट की कॉस्ट रिड्यूस करनी है। लोअर प्रोडक्ट साइकिल टाइम, राइट, पूरा साइकिल टाइम हमें रिड्यूस करना है। कस्टमर का रिस्पॉन्स हमें फास्टर करना है। उसके बाद जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी हमें इम्प्रूव करनी है। हमें रिलेवेंट टारगेट, दैट इज हमारी वेबसाइट के ऊपर जो भी ट्रैफिक आता है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है उसके हिसाब से लाने के लिए हमें उसके ऊपर भी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर हम जो वेबसाइट बना रहे हैं वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह से सारी चीज़ें वो डिस्प्ले कर सके।
हमें सेल्स इंक्रीज करना है एंड उसके साथ साथ हमें लॉयल कस्टमर्स भी हमारे एप्लीकेशन के इंक्रीज करने हैं, हमारे ई कॉमर्स के इंक्रीज करने हैं, right? So students, these are the different things, or we can say more precise, these are the objectives of e-commerce या फिर aims of e-commerce या फिर goals of e-commerce कि जो हमें यहाँ पे consider करने हैं, right? So अगर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो हम हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड करेंगे।